तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेजरिंग डिवाइसेस पे। तो तीन बेसिकली मेजरिंग डिवाइसेस होंगे आपके। एक होगा सबसे पहला व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, उसके बाद होगा आपका मीटर ब्रिज, उसके बाद होगा अपना पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके डेरिवेशंस आ सकते हैं, इसके एप्लीकेशंस यूज में आते हैं। ठीक है, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये किस में आपको आता है काम, जो नापने में मेजरिंग डिवाइसेस बोला जाता है, इसको क्या नापने में काम आता है, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने में ये मदद करता है। ठीक है, तो अब देखेंगे अभी कैसे। ठीक है, तो ये बेसिक अपना एक फिगर है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ पर आपको R1 R2 R3 R4 R5 दिख रहे हैं रेजिस्टेंस, पर ये ना आपको सीरीज में दिखाई दे रहा है ना ही आपको पैरेलल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये किस में है, ये व्हीटस्टोन कंसेप्ट पर है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन में। तो अगर आपको ऐसे 5-6 आपको रजिस्टर्स दिखाई दिए है ना, 4-5 रजिस्टर्स आपको दिखाई देते हैं, तो आप उसको चेक करना पड़ेगा आपको कि व्हीटस्टोन ब्रिज में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक डिजाइन है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। जो हमें पढ़ना है वो है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है वो, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसी से अपन जो अपना रेजिस्टेंस अपने को नापना होता है वो इसी कंसेप्ट से नापते हैं। क्या होता है वो, देखो अपन ये था अपने पास फिगर है ना, ये फिगर है अपने पास। होगा क्या कि ऐसी कोई कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात है ना, जो बैलेंस्ड है, इस वाली कंडीशन की बात कर रहा हूं। बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है व्हीटस्टोन की, वो क्या होती है, जब आपका R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 हो जाता है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, कौन सी, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, देन करंट इन R5 बिकम्स जीरो। मतलब ये जो तार है, कौन सा वाला, ये जो तार है उसमें करंट कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, कब, जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगी हुई है। क्या कंडीशन होती है, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो R5 जो रजिस्टर आपका बीच में लगा रखा है अपने कनेक्शन की तरह, जो ब्रिज है ना, उसमें जो करंट होगा आपका क्या होगा, वो जीरो होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो ये कंडीशन आई कहाँ से, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। कैसे होगा प्रूफ, देखो ये अपने पास फिगर है। ठीक है, अब देखना, अगर मुझे यहां से आई निकल रहा है, यहां से आई निकल रहा है, मैं मान लेता हूं यहां पर आई इधर आया, एंटर करा, तो यहां पर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। मैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की काम बात कर रहा हूं आपको, है ना, वो फॉर्मूला बता रहा हूं कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 आया कैसे। ठीक है, ये I1 और ये I2 है ना, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, I जो है किसमें स्लिप्ट हो गया, I1 प्लस I2 के अंदर स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो यहां से I1 जा रहा है, इधर I1 पहुंचेगा और इधर I2 पहुंचेगा। अपन बोल रहे हैं कि जब बैलेंस्ड कंडीशन है, मतलब जब इसके अंदर बीच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब इसके बीच में ये जो तार है इस पे करंट क्या है, इसमें करंट जीरो है। करंट जीरो है, इसका मतलब क्या है कि यहां से जो वायर आ रहा था, यहां से जो करंट आ रहा था आपका I1, वो वैसे तो दो तारों के अंदर स्प्लिट होना चाहिए था, एक इसके अंदर जाना चाहिए था, एक इसके अंदर जाना चाहिए था, है ना, एक इसमें और एक इसमें। बट क्योंकि इस वाले तार के बीच में करंट क्या है, वो जीरो है, इसकी वजह से सारा का सारा करंट कहाँ चला जाएगा, I1 इसके अंदर चला जाएगा। और ऐसी सिंपली यहाँ पर करंट जीरो है तो I2 जो होगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, इस तार के अंदर चला जाएगा। क्या बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो अगर इस तार के अंदर करंट जीरो है, तो करंट जीरो होने का सेंस क्या है, जब आपका दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है तभी तो करंट फ्लो नहीं करता है। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो तार है उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट मैं इसको बोल देता हूँ ए पॉइंट है और ये पॉइंट इसको बोल देता हूँ बी पॉइंट है। इसका मतलब है वी ए और वी बी क्या है, सेम पोटेंशियल पर है। किस पर है, सेम पोटेंशियल पर, जब तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना, वी ए माइनस वी बी जीरो है, इसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने को पता चल गया कि जो वी ए और वी बी है वो दोनों इक्वल पोटेंशियल पे है। ठीक है, अब कैसे मानेंगे, अब मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, मान लो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करो, एक जंप करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा वी।
यहाँ पे v है तो यहाँ पर भी v होगा, यहाँ पर 0 है तो इधर भी 0 होगा। ठीक है, अब इक्वेशन लगा दो। ए मैं निकालता हूँ इस I1 से, किससे निकाल रहा हूँ, इस वाले, इस R1 वाले के अंदर कंडीशन लगा रहा हूँ मैं। क्या कंडीशन लगाऊंगा, देखो यहां से चलो, v माइनस, क्योंकि अपन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं जिसमें I1 जा रहा है तो माइनस लगेगा, माइनस I1 R1 इज इक्वल्स टू v एट a, ये होना चाहिए। ठीक है, और v भी लिखूंगा तो v माइनस I2 R2 कितना होना चाहिए, v भी होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, क्योंकि आपको पता है v और v भी क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि v माइनस I1 R1 इज इक्वल्स टू v माइनस I2 R2। तो यहाँ से v से भी कट गया और आपके पास आंसर क्या आया कि I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, या आप बोल सकते हो कि I1 R1 अपॉन I2 R2 इज इक्वल्स टू 1। ये अपने पास कंडीशन आ गई। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई, I1 R1 अपॉन I2 R2 इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब इस वाले पार्ट पे आ जाओ। इस वाले पार्ट पे अगर मैं देख रहा हूँ तो अगर मैं इसकी बात करूँ इस तार की, तो इस पे पोटेंशियल 0 है, तो मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। और अब मैं I2 ऐसे जा रहा है, I2 कैसे जा रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, और हम कैसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। तो क्या आप पॉजिटिव लिखोगे या नेगेटिव लिखोगे, अपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिखेंगे, अपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो लिखोगे प्लस I2 R4 इज इक्वल्स टू v एट b, ये होना चाहिए। और ऊपर के लिए सेम 0 प्लस I1 R3 इज इक्वल्स टू v एट a। और v और va क्या है, दोनों इक्वल है, v va दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, अगर दोनों को डिवाइड कर दो आप, तो आ जाएगा आपके पास I2 R4 और ये I1 R3, ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि v अपन va क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि v और va इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास, एक ही इक्वेशन आ गई, कौन सी, एक आ गई आपके पास I2 R4 अपॉन I1 R3 इज इक्वल्स टू 1, और एक इक्वेशन आ गई आपके पास I1 अपॉन I2 इंटू R1 अपॉन R2, ये आ गई आपके पास 1। अब इन दोनों से क्या निकाल सकते हो आप, इन दोनों से रिलेशन निकाल सकते हो भाई, I1 I2 काटने अपने को, तो यहाँ से इसको पहले रिवर्स कर दो, किसको, इस वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दो। इस इक्वेशन को रिवर्स करूँगा तो क्या लिखूंगा, I1 R3 अपॉन I2 R4, ये लिखूंगा। ठीक है, ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। अब इन दोनों को देखो, ये 1 1 दोनों इक्वल है, तो आपके पास आंसर क्या है, I1 R3 अपॉन I2 R4 इज इक्वल्स टू I1 R1 अपॉन I1 R2। यहाँ से ये I1 I2 कट गए, I1 से I1 गया, I2 से ये I2 होगा ना नीचे, I2 गया, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, R3 अपॉन R4 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। तो आप सिंपली लिख सकते हो क्या कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। क्या बात समझ में आई, यही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो उसका प्रूफ आ सकता है। और अगर आपको कोई भी अगर रेजिस्टेंस गिवन नहीं हो, है ना, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको बोला जाएगा कि बीच वाले तार से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आपको 3 रेजिस्टेंस दे दिए जाएंगे और एक रेजिस्टेंस आपको नहीं दिया जाएगा, आपको बोलेगा R4 निकालो, आपको R1 R2 R3 गिवन है, तो आपको ये वाली कंडीशन लगानी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास मीटर ब्रिज। अब जो मीटर ब्रिज है ना, ये भी आपको रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम में आता है। ठीक है, कोई अननोन रेजिस्टेंस आप इससे फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अननोन रेजिस्टेंस अपन फाइंड कर रहे हैं, ये R। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, और ये जो है आपके पास S, ये आपको नोन है, आपको पता है कितने रेजिस्टेंस का है। ठीक है, तो कोई दूसरे रेजिस्टेंस का यूज करके आप इसको, जो आपके पास अननोन रेजिस्टेंस है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मीटर ब्रिज। अब देखो इसमें सेटअप क्या है, देखो करंट क्या होगा, करंट जो है वो यहाँ से फ्लो कर रहा है, ये बैटरी है, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे जाएगा। अब करंट एक ही मेटल है, ये क्या है, एक मेटल पीस है, तो यहाँ से भी करंट फ्लो कर सकता है। ठीक, और ये जो बीच में यहाँ पे लगाया मैंने रेड कलर से, ये क्या है, ये एक वायर है जो कि कंडक्टिंग है ना, इससे भी करंट फ्लो होता है। ठीक, अब इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली वायर है तो वो लेंथ पे डिपेंड करता है उसका रेजिस्टेंस, है ना। कितना होता था, अपन लिखते थे ना, R इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, ऐसे लिखते थे। ठीक है, अब जो मीटर ब्रिज की जो खास बात है वो ये है कि जो एक मीटर ब्रिज को बोला गया है, मीटर ब्रिज का मतलब क्या है कि 1 मीटर का आप वायर ले रहे हो, कितने मीटर का,
1 मीटर का वायर ले रहे हो, इसलिए नाम दिया गया है क्या, मीटर ब्रिज। तो 1 मीटर का वायर है, ठीक है, और ये कुछ रेजिस्टेंस पैदा करेगा जितनी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या, कंडीशंस बिल्कुल व्हीटस्टोन जैसी है। अपने को व्हीटस्टोन की जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है ना, उसका ही यूज करना होगा। देखो कैसे, जब यहाँ करंट यहाँ से आई गया, जब यहाँ से करंट आई गया तो हुआ क्या कि एक थोड़ा सा तो ऊपर चला गया, मान लो I1 ऊपर चला गया और कुछ वायर के अंदर चला जाएगा I2, ठीक है। ये आपने बीच में जॉकी लगा रखी है, बीच में आपने जॉकी लगा रखी है, ये जॉकी है ना, जिससे ये वाली चीज यहाँ से कनेक्टेड है, इससे भी करंट फ्लो हो सकता है। अब जब ये I1 यहाँ पर आएगा ना, जब I1 यहाँ पर पहुंचेगा, जब I1 यहाँ पर पहुंचेगा, तब इसके पास दो रास्ते होंगे, या तो इधर चला जाए, इधर चला जाए, है ना, दोनों जगह जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। अपने को कौन सी कंडीशन चाहिए, अपने को कंडीशन ऐसी चाहिए कि इस ये बीच वाला जो तार है इससे करंट नहीं जाए, मतलब इससे करंट जीरो हो। अपने को ऐसी कंडीशन चाहिए। ये जो वायर है ना, ये जो वायर आपकी जॉकी लगा रखी है, जॉकी ऐसे स्लाइड हो सकता है इस पे, वायर पे ऐसे स्लाइड हो सकता है। तो अगर ये ऐसे स्लाइड होगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, है ना, ऐसे कर करके स्लाइड हो सकता है। तो अपने को इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, ये जो जॉकी लगी हुई है ना यहाँ पर, अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे इसको ऐसे। तो मान लो कि इस पॉइंट पर ये पी पॉइंट बोल देता हूँ उसको मैं, पी पॉइंट पर आकर इसके बीच में से जो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है उसने डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया, मतलब करंट जीरो हो गया, ठीक है। तो मान लो कि एल लेंथ पर, कितनी लेंथ पर, एल लेंथ पर, एल लेंथ पर जब जो आपका जॉकी है वो यहाँ जब एल लेंथ पर आया इस पॉइंट से, है ना, तो उस बीच में जो करंट है वो जीरो हो गया, बीच में करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो क्या पता चल रहा है आपको कि ये व्हीटस्टोन वाली कंडीशन हो गई, है ना, कि बीच में से जो ब्रिज है उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो एक पॉइंट पे ऐसा होगा जिसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, व्हीटस्टोन वाली कंडीशन हो गई। तो व्हीटस्टोन कंडीशन हो गई, तो आपको आर आपके पास ऑलरेडी नेम्ड है, एस भी पता है। अब ये कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, निकाल सकते हो दोनों। कैसे निकालोगे, निकालोगे ऐसे, अपने को पता है कि आर जो होता है वो कितना होता है, रो एल बाय ए होता है, ठीक है। तो अगर ये एल है तो बाकी बचा हुआ कितना है, बाकी बचा हुआ है 1 माइनस एल, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि ये, इसको मान लो आप, इसको क्या मानोगे, इसको मान लेते हैं हम आर ऑफ एल मान लेते हैं, ठीक है। आर ऑफ एल कितना होगा, रो इंटू एल अपॉन ए, और आर ऑफ 1 माइनस एल कितना होगा इस वायर का, मतलब मैं इस वायर की, इसकी वायर की रेजिस्टेंस लिख रहा हूँ मैं, तो कितना आएगा वो आएगा रो इंटू उसकी लेंथ, कितनी है उसकी लेंथ, 1 माइनस एल अपॉन ए। क्या ये होगा, ठीक है। अब देखो यहां से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन चाहिए, तो आपको सामने ऐसा कुछ फिगर बन रही है, कैसी फिगर बन रही है, ऐसी कि यहां से वायर जा रहा है, ये क्या है, ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो ये आपका आर रहा होगा, ये आपका एस रहा होगा, ये आपका रहा होगा आर एल, और ये रहा होगा आपका आर 1 माइनस एल, और बीच में आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जिससे करंट क्या हो रहा है, करंट पास नहीं कर रहा, आई इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन है। तो इस केस के अंदर क्या लिखते थे, इस केस के अंदर जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन वाली कंडीशन होती है उसके अंदर लिखते थे आर अपॉन आर एल इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर 1 माइनस एल। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी, आर अपॉन एस की कंडीशन आएगी आर एल अपॉन आर 1 माइनस एल। आर एल क्या था, रो एल बाय ए डिवाइडेड बाय रो एल, रो 1 माइनस एल अपॉन ए। तो देखो यहाँ से रो और ए कट गया, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास आंसर आया आर अपॉन एस इज इक्वल्स टू, कितना आंसर आया, एल अपॉन 1 माइनस एल, कितना आया, एल अपॉन 1 माइनस एल। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, आर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, एल इंटू 1 माइनस एल इंटू एस। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई, ठीक है। तो आपको आर ही तो निकालना था, आपको आर ही निकालना था। अननोन रेजिस्टेंस कौन सा था, अननोन रेजिस्टेंस ये था, आर आपको निकालना था, अब आपने आर निकाल दिया, ठीक है। तो आपको लेंथ तो आप नाप ही रहे होंगे ना, लेंथ जैसे आप इसको घुमाते जा रहे हैं जॉकी को, यहाँ से लेकर जब यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको एल तो पता ही होगा, है ना, कितना है। तो एल आपको पता होना चाहिए और एस तो आपको पता ही है, तो उससे आर की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक यूज होता है किसका, मीटर ब्रिज का। बस आपको ये याद रखना है कि जो मीटर ब्रिज के अंदर जो कंसेप्ट है वो क्या है कि आपकी जो वायर होगी वो कितने की होगी, 1 मीटर की होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई किसकी, बिल्कुल मीटर ब्रिज की। तो ये केस सेम केस बिल्कुल कैसा, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बिल्कुल सेम केस है, वही कंडीशन लगानी है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने जो दो केसेस डिस्कस करे, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज और एक अपन डिस्कस करा मीटर ब्रिज, तो ये दोनों क्या निकालने में काम आते थे,
रेजिस्टेंस। क्या निकालने में काम आते थे? रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर, है ना, पोटेंशियोमीटर, ये किसके निकालने में काम आता है? ये निकालने में काम आता है आपकी ईएमएफ, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, और बहुत ही एक्यूरेटली, मतलब इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एरर फ्री होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो देखो, ये जो आपका पोटेंशियोमीटर का डिज़ाइन है बेसिक, है ना, ये कैसे बना हुआ है? एक सोर्स बैटरी है, ठीक है, जो कि करंट प्रोड्यूस कर रही है आई, है ना, एक वायर है जो कि कंडक्टिंग है, इससे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर अपने को ईएमएफ निकालने बोला था ना आपको मैंने कि ईएमएफ निकाल सकते हैं, ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर E1 है और ये E2 है। ठीक है, अभी कनेक्टेड नहीं तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर है और ये जॉकी है फिर से। ठीक है, जॉकी ऐसे ऐसे घूम सकती है इस वायर पे। ठीक बात, इसका जो प्रिंसिपल है किसका? पोटेंशियोमीटर का वो क्या है? V जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ की। किसकी प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली लेंथ की। कैसे बोल सकते हैं अपन ऐसा? ऐसे बोल सकते हैं, अपने को पता है जो V होता है वो क्या होता है? I इंटू आर होता है। आर को अपन लिख सकते हैं I इंटू रो L अपॉन ए। तो अगर मैं ए की बैटरी से निकाल रहा हूँ करंट तो मतलब आपका I कांस्टेंट, रो कांस्टेंट और एरिया भी कांस्टेंट। तो आप इसका मतलब ये कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसकी प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से अपन एक और चीज़ को डिफाइन करते हैं, अपन प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे यहाँ से तो आपके पास आएगा V इज इक्वल्स टू के इंटू एल, और आप लिख सकते हो के जो है वो क्या है? V अपॉन एल होगा। यहाँ पर जो के होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब है आपको किसी भी लेंथ पे निकालना हो, ये क्या है? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हो गया ना एक तरह से। तो आपको किसी भी लेंथ पर निकालना हो, मान लो L1 पे निकालना तो कितना पोटेंशियल आएगा? V अपॉन एल इंटू L1 निकाल लो, है ना। तो ऐसे ही ये सेम होगा। ठीक है, तो क्या अपने पास आ गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अपने को E1 E2 को कंपेयर करना है। तो फिर से वही बात है, देखो होगा क्या। तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, जब तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, जब तक मस्त यहाँ से आई निकल रहा है और यहाँ पे जा रहा है, इधर ऐसे घूम रहा है इधर, है ना, क्योंकि नीचे तो आ ही नहीं सकता, जो कनेक्टेड जो आपका सर्किट है वो क्लोज्ड ही नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात हमें क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं अपन? अब मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, और इस जॉकी को मैं यहाँ से लेकर ऐसे से घुमा रहा हूँ इसको। ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूँ। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सर्किट भी क्लोज हो जाएगा तो इसके अंदर से भी करंट बहने लगेगा? ठीक है, ये भी होगा। तो आप क्या कर रहे हो? जॉकी को ऐसे घुमा रहे हो यहाँ से ले जाके, मतलब मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए से बी आप लेके जा रहे हो। तो ए से बी तक जाने में आप उसको घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो। एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको यहाँ पर, एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा, मान लो ये पी पॉइंट है। इस पॉइंट पर आपको गैल्वेनोमीटर के अंदर नो डिफ्लेक्शन देखने को मिला, कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब है आपका जो आई है वो जीरो हो गया। तो अपन ये कह सकते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा, ए और पी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? ए और पी के। मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये कितना आना चाहिए? ये V इक्वल्स टू के एल वन लिखा था ना अपन ने, V इक्वल्स टू के एल लिखा था। तो मान लो ये L1 डिस्टेंस है, P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? ए से L1 है। तो अपन बोल सकते हैं कि वी ए पी इज इक्वल्स टू के L1। और ये जो डिस्टेंस VAP अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, VAP जो है वो किसके बराबर है? क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि E1 के बराबर है। देखो यहाँ से आओगे तो E1 दिखेगा, तो ये E1 है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि KL1 इज इक्वल्स टू E1। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। और ऐसे ही आप दूसरे के साथ भी कर सकते हो। अब इसको हटा दो यहाँ से, अब इसका कनेक्शन हटा दो। किसका? इसका कनेक्शन हटा दो और इसको जोड़ दो। किसको? इन दोनों को। फिर आप यहाँ से वापस जॉकी को स्टार्ट करो, जॉकी को स्टार्ट करो। जॉकी को स्टार्ट जैसे ही करोगे आप तो आपको पॉइंट मिलेगा कि मान लो यहाँ पर L2 पे आपको ऐसा पॉइंट मिला, मान लो R, जहाँ पर, है ना, ये जॉकी कहाँ पे आ गई? इस पे आ गई, इस पॉइंट पर। ठीक है, मान लो आपको इस पॉइंट पर ऐसा कोई पॉइंट मिला जहाँ पर इसके बीच में नो डिफ्लेक्शन आया, मतलब I इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VAR के बीच में वो होगा KL1 वे KL2। ठीक है, KL होता है, KL लिखा था ना अपन ने, K इंटू एल लिखा था, V इक्वल्स टू K इंटू एल। ठीक, तो VAR कितना होगा? K इंटू L2। ठीक, और भी कितना होना चाहिए? V और R अगर आप नीचे से देखोगे तो कितना आएगा? A और R का नीचे से देखोगे तो कितना आएगा? E2 के बराबर आएगा। तो VAR किसके बराबर होना चाहिए? E2 के बराबर भी होना चाहिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि KL1 किसके बराबर है? E1 के,
और KL2 किसके बराबर है, E2 के, तो दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। तो आप दो बैटरीज को कंपेयर कर सकते हो कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। L1 L2 आपको पता ही होगा क्योंकि आप नाप रहे हो उसको, इसलिए आपको L1 L2 तो पता ही है। ठीक है, तो ये की कंपैरिजन हो गया कि E1 और E2 के अंदर कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे कंपेयर कर सकते हो कैसे, L1 और L2 से। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का एक तो ये यूज हो गया। तो नेक्स्ट यूज जो होता है पोटेंशियोमीटर का वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। तो ये वापस वही बेसिक आपके पास डायग्राम है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या है, बस मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा R लगा दिया है रेजिस्टेंस, जो मुझे नोन है, मुझे पता है कि ये R की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब देखना मैं इस R को निकालने के लिए ये वाला R जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए इस R का कैसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो बेसिक वही चीज़ है। वापस हम क्या कर रहे हैं, देखो वापस यहाँ से आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इस गैल्वेनोमीटर को मैं यहाँ से, इस चौकी को मैं यहाँ से ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है, कहाँ तक घुमाऊंगा, यहाँ तक घुमा के लाऊंगा। मान लो इस पॉइंट पर P आने पर इसकी लेंथ कितनी हो जाती है, L1 हो जाती है। ठीक है, L1 लेंथ पर किससे, A पॉइंट से, ये B पॉइंट मान लो, A पॉइंट से L1 लेंथ पर P पॉइंट है, जहाँ पर आके इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जीरो हो जाता है। देखो अभी R जो है वो कनेक्टेड नहीं है, अभी R कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अब जब इसके बीच में आपका जो आपका करंट है वो जीरो हो गया, मतलब इसके बीच में जो आपका करंट है वो जीरो हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखोगे आप, VAP कैसे लिखोगे, KL1 याद है, KL1 जैसे लिखोगे। और कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, एक नीचे से भी लिख सकते हैं। तो देखो करंट तो फ्लो कर ही नहीं रहा है, मतलब R से I इक्वल्स टू जीरो है, तो आप ऐसे लिखने तो क्या चाहिए था अपने को, E माइनस आई R लिखना चाहिए था, क्योंकि I उसमें जीरो है, क्योंकि करंट अपन ने क्या माना है, इसमें जीरो माना है, इसलिए ये जीरो हो गया, तो E। ठीक, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपका E आया वो कितना आया, KL1 आया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब देखो, अब दूसरी इक्वेशन क्या कहती है कि जब मैं इस दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ, अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ से जो जॉकी है इसको फिर से घुमाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैंने नोटिस करा कि मैं जैसे घुमाते गया इस पॉइंट पर, मान लो ये Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट पर जो कि L2 लेंथ पर है, किससे, A पॉइंट से L2 लेंथ पर, इस पॉइंट पर आने के बाद Q पॉइंट पर फिर से करंट जीरो हो गया। मतलब जब आपका जो गैल्वेनोमीटर है, जो आपका जॉकी है, ठीक है, ये जो आपकी जॉकी है, जब मैंने यहाँ पर लाया इसको, तब फिर ये केस कौन सा है, जब मैंने इसको R को कनेक्ट कर दिया, तब यहाँ पर फिर से करंट जो है आपका वो जीरो हो गया। पर क्या इस वायर से करंट जीरो होगा, जवाब है नहीं। इस वायर से करंट जीरो क्यों नहीं होगा भाई, इस वायर के अंदर जीरो करंट है, इस वायर के अंदर जीरो करंट है, पर इस वायर के अंदर करंट जीरो नहीं है, क्योंकि अब ये बैटरी ऐसा करंट प्रोवाइड करेगी। कितना प्रोवाइड करेगी, आई नॉट कितना होगा, आई नॉट होगा आपका E अपॉन R प्लस बड़ा R, ये इतना प्रोवाइड करेगी। ये कौन सा, ये करंट प्रोवाइड करेगी, कौन सी वाली, ये वाली बैटरी। अब देखना अब क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ पर अपने को करंट जीरो मिल रहा है, यहाँ पर क्या करंट मिल रहा है, जीरो, मतलब ये पोटेंशियल VAQ कितना होना चाहिए आपका, KL2 होना चाहिए, है ना, क्योंकि L2 लेंथ पर है। और नीचे से आप लिखोगे तो कितना आएगा, नीचे से लिखोगे तो आएगा E माइनस आई नॉट R, ये आएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या आई, VAQ इज इक्वल्स टू E माइनस आई नॉट स्मॉल r इज इक्वल्स टू K ऑफ L2, ये इक्वेशन आई। यहाँ से आप लिख लो E माइनस आई नॉट की वैल्यू क्या थी, आई नॉट की वैल्यू तो E अपॉन R प्लस कैपिटल R इंटू R इक्वल्स टू KL2। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपने पास इक्वेशन क्या थी, E इक्वल्स टू KL1 भी था, E इक्वल्स टू KL1, तो यहाँ से पुट कर दो। E को बाहर निकाल लेता हूँ मैं, E को मैंने बाहर निकाल लिया, ये आ गया 1 माइनस R अपॉन, क्या आया, 1 माइनस R अपॉन R प्लस कैपिटल R इक्वल्स टू KL2। यहाँ से E की वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, E की वैल्यू रख सकते हैं KL1, तो वैल्यू पुट कर दो, KL1 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास KL1 इंटू 1 माइनस R अपॉन R प्लस R इस इक्वल्स टू KL2। ये K से ये K कट गया, क्या बचा आपके पास बचा L1
इसको सॉल्व करो अंदर वाले को, आर प्लस आर एलसीएम ले लिया, ये बच गया आर प्लस आर माइनस आर इंटू ये हो गया L2, ये माइनस आर से ये आर घट गया, आपके पास आ गया L1 इंटू आर अपॉन आर प्लस आर इस इक्वल्स टू L2। यहाँ से आप सॉल्व कर लो उसको, क्या हो जाएगा आर अपॉन आर प्लस आर इस इक्वल्स टू L2 अपॉन L1, क्या आ जाएगा L2 अपॉन L1। इसको इन्वर्स कर लो, इन्वर्स करने पे क्या आएगा आर प्लस आर अपॉन आर इस इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, उल्टा कर दिया मैंने बस, यहाँ से डिवाइड कर दो इसको, ये क्या आ जाएगा आर अपॉन आर प्लस 1 इस इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, डिवाइड कर दिया मैंने, इस 1 को इधर भेज दो, ये क्या आ जाएगा आर अपॉन आर इस इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो, स्मॉल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होता है आर इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो आपकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो यहाँ पर अपना जो पोटेंशियोमीटर है वो भी खत्म होता है और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है। ठीक है, तो हमने जितने भी पार्ट्स थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के, जितने भी टॉपिक्स, वो सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।